हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कल से सुबह 11 बजे हर संडे को 11 बजे आपका सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर मैराथन होगा। तो सुबह 11 बजे मैम का सेशन होगा, जरूर इससे जुड़े और आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद होगी। चलिए, नाउ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम्बोल्ट्स एनिग्मा पे है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हम्बोल्ट्स एनिग्मा क्या है, एज अ टर्म पूछा जा सकता है, राइट, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हम्बोल्ट्स एनिग्मा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्स ऑब्जर्वेशन। वो चैलेंज करते हैं कन्वेंशनल बिलीफ को कि ट्रॉपिकल रीजन्स ही सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ है। ये सजेस्ट करते हैं, जो इनका एनिग्मा, जो हम्बोल्ट एनिग्मा की हम बात कर रहे हैं, कि जो माउंटेन इकोसिस्टम्स है, कुछ माउंटेन इकोसिस्टम भी ऐसे हो सकते हैं जो रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी एग्जिबिट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि री-इवैल्यूएशन होना चाहिए ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल थ्योरी का कि सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स ही बायोडाइवर्सिटी का गढ़ हो सकते हैं, सर्टेन माउंटेन इकोसिस्टम्स भी रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी एग्जिबिट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, एक कुछ ही मिनटों में आपको समझ में आ जाएगी। ट्रॉपिकल रीजन्स को सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी माना जाता है अर्थ पे, है ना। फॉर एग्जांपल क्यों? क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल थ्योरी की बात माने तो जी हाँ, ट्रॉपिकल रीजन्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। पर आपके जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इन्होंने एंडीज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और यहां से हम्बोल्ट एनिग्मा की बात होती है कि इनके हिसाब से कुछ ऐसे माउंटेन सिस्टम जरूर होंगे जहां पे रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी होगी। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम इंडिया में भी देख सकते हैं। जैसे पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स है तो पहाड़ियां ही, कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ईस्टर्न हिमालयास है तो पहाड़ियां ही, कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, राइट। सो कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल्स तो हमें मिलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये दो चीजें बोलते हैं कि दो कॉन्सेप्ट ये देते हैं, इन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं वहां पे। एक को क्रेडल बोलते हैं, एक को म्यूजियम्स बोलते हैं, राइट। अब नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा एडिशनली ही बता रही हूं, डायरेक्टली तो आपको बस टर्म ही पूछी जाएगी। पर क्रेडल में ये कहते हैं कि जियोलॉजिकली भी जो है इसका एक रीजन हो सकता है। जियोलॉजिकली क्या होगा, मान लो जो आपका पहाड़ बन रहा है, जियोलॉजिकली ऊपर होता जा रहा है ना, लैंड की अपलिफ्टमेंट हो रही है तब आपका पहाड़ बन रहा है। तो वो कह रहे हैं जो जियोलॉजिकली अपलिफ्टेड लैंड भी होता है, अपलिफ्ट होते होते भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी बन सकती है। ये क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है बनते जाते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं म्यूजियम्स का कॉन्सेप्ट। म्यूजियम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये यहां पे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा माउंटेन रीजन हो जो क्लाइमेटोलॉजिकली सिमिलर हो ऑलमोस्ट, है ना, मान लो बहुत ज्यादा क्लाइमेटोलॉजिकली सिमिलर हो, तो वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी देखी जा सकती है। ये इनका मानना है, राइट। तो एक आपका क्रेडल वाला पॉइंट क्या था, जियोलॉजिकली अपलिफ्टमेंट होगी लैंड की, वहां पे ये कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। और म्यूजियम्स में जहां पे क्लाइमेटोलॉजिकली स्टेबल होगा, सिमिलर कंडीशंस होंगी, वहां पे ये चीज हो सकती है ना। नहीं तो आप देखोगे ऑल्टीट्यूड जितना बढ़ता जाता है, इंपैक्ट भी डिफरेंट होता जाता है, राइट। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी यहां पे आप बनता है आपके शोलास, है ना। एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड है, ऑलमोस्ट क्लाइमेटोलॉजिकली सिमिलर है, बायोडाइवर्सिटी है। और शोलास भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह से उठे हुए जो है जोन्स की बात हो रही है। तो वहां पे क्रेडल का कॉन्सेप्ट भी आपका जो है बनता है, राइट। तो बस आपको यह समझना है कि इसके बेसिस पे क्या कहा गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर आर्टिकल में यही दिया हुआ था, राइट। पेपर में इतना डिटेल में नहीं आएगा। पेपर में बस आपको ये 2 पॉइंट्स पता हो तो दैट विल बी मोर देन एनफ। ये तो चलिए मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि आपको याद रहे, लैंड अपलिफ्टमेंट होगा तो बायोडाइवर्सिटी का क्रेडल बन सकता है, क्लाइमेटोलॉजिकली सिमिलर हुए तो भी बन सकता है, राइट। और शोलास बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल माना गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा मैंने कहा है, पहले भी मैंने बताया है, अगर आपको वर्ल्ड क्लाइमेट कवर करना है, एक स्पेशल लेक्चर है 3 घंटे का, बहुत ही डिटेल में कवर होगा। YouTube पे आप सर्च कीजिए ये नाम, आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। वर्ल्ड क्लाइमेट स्लीपी क्लासेस सर्च कीजिए, जरूर वीडियो मिलेगा, बिल्कुल आपका वर्ल्ड क्लाइमेट जो है कवर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकरेक्ट बताना है आपने, है ना। अब आप देखिए, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, नोरोरा, कईगा एंड तारापुर, राइट। इनसे एसोसिएटेड जोन्स देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। तो कौन सा इनकरेक्ट है,
इनमें से इनकरेक्ट है डी। मैं हमेशा ना याद करने का तरीका बताती हूं, तारापुर तो आपका महाराष्ट्र में है, रादर सबसे पहला जो है पावर स्टेशन यही था। तो मैं हमेशा याद करने के लिए कहती हूं कि उस समय इंडिया की आंखों का तारा जो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन था महाराष्ट्र में, राइट। काकरापारा गुजरात, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाखरा से याद रखिए, खाखरा कहाँ का खाना है, गुजरात का, तो काकरापारा गुजरात, राइट। नौरोरा उत्तर प्रदेश में हमेशा यूएन याद करने को कहती हूँ, उत्तर प्रदेश नौरोरा। केगा, के फॉर केगा और के फॉर कर्नाटका। वैसे मैं आपको बता दूं कि ना 2 लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको ढूंढिएगा जरूर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, इनकी एसोसिएटेड डिटेल्स देखिए 11 मिनट में कवर्ड है। पोर्ट्स है ना, ये भी जो है 11 मिनट में कवर्ड है, तो जरूर इन 2 लेक्चर्स को देखिए। आपका क्विक रिवीजन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का हो जाएगा, क्विक रिवीजन पोर्ट्स का हो जाएगा। प्रीलिम्स बस कुछ दिन पहले लास्ट ईयर हमने जो है ये पोर्ट्स का जो है वीडियो किया था और प्रीलिम्स में आ गया, तो काफी जो है बच्चों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, तो आप जरूर देखिए, आने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। सो वर्ल्ड क्लाइमेट एंड दीज 2 थिंग्स। जो भी बच्चे डिटेल में क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, राइट, बहुत डिटेल में क्रैश कोर्स कवर्ड है। आप अगर ये कोड यूज करेंगे आपको 20% ऑफ भी मिलेगा, क्रैश 20। तो अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये यूपीएससी पीवाईक्यू है, यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको आर्टिफिशियल लेक्स की लिस्ट भी देना चाहती हूँ। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल और रेणुका। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु। मार्क कर लीजिए इसे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आप नाम याद रखिए, भोजताल, गोबिंद सागर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, राइट। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, जयसामंद लेक, हुसैन सागर लेक, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं अब माइका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। माइका डिपॉजिट्स छोटा नागपुर प्लाटू से एसोसिएटेड है। हजारीबाग बेल्ट में कोडरमा, राइट। राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश की नेवेली बेल्ट। क्रैश कोर्स में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, अगर आप क्रैश के स्टूडेंट हैं आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहां पे जो इनकरेक्ट है एज इन, राइट, नेवेली। तो याद रखिएगा अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइका डिस्ट्रीब्यूशन छोटा नागपुर से एसोसिएटेड है। कोडरमा यूपीएससी ने ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है। माइका बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है कि आयरन कोल पढ़ लेंगे, पेपर में आया हुआ है माइका, राइट। राजस्थान में अजमेर और नेवेली बेल्ट जो है यहां पे याद रखिएगा नेल्लौर माइका बेल्ट है, नेल्लौर माइका बेल्ट। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यही आपकी माइका की प्रिपरेशन हो जाए, राइट। पिछली बार जो है मैंने बॉक्साइट पढ़ाया था आपको, इस बार माइका भी पढ़ लिया, धीरे धीरे हम सारे पढ़ लेंगे, राइट। और देखिए मैंने आपको बताया भी था स्पेशल लेक्चर्स हैं, राइट। आप देखो कॉपर डिपॉजिट, राइट, आयरन ओर, माइका बेल्ट्स, कोल डिपॉजिट्स, यही आपके कवर हो जाएंगे। तो पोर्ट्स के बारे में पढ़िए, सब कुछ जो है डिफरेंट समय पे मैंने करवाया हुआ है, वही चीजों की मैं आपको वीडियोस बता रही हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हिच ऑफ द फैक्ट्स वाज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी? एनसीईआरटी चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होते हैं, वहां से लिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िए कि सी फ्लो स्प्रेडिंग में किस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया गया था? वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशियानिक एजेस, right, stripes of normal and reverse magnetic field on the rocks of ocean floor, distribution of fossils and age of rocks from the ocean floor, right। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? किसको कंसिडर नहीं किया गया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स को। देखिए मैं आपको बेसिक समझाती हूं। सी फ्लो स्प्रेडिंग का मतलब है कि सी का फ्लो स्प्रेड हो रहा है, ये जो है पता लगा होगा, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे अटलांटिक ओशन के नीचे के जोन्स को स्टडी किया जा रहा था, वहां पे रियलाइज हुआ कुछ पैरामीटर्स का जिसके बेसिस पे इन्होंने कहा सी का फ्लो स्प्रेड करा है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूं। सो लेट्स से दिस इज योर ओशन फ्लोर, है ना, और मान लो कोई भी एक आपका ये जोन है, राइट, हम इसे क्रेस्ट कह लेते हैं कि यहां से आपका मैग्मा जो है बाहर आ रहा है। अब मैग्मा बाहर आएगा तो क्या होगा? यहां पे सेटल हो जाएंगे, डिपॉजिट्स बन जाएंगे, है ना। तो इन्होंने एक चीज देखी, पता है, इन्होंने डिपॉजिट्स देखे, जो सबसे पुराने वाले डिपॉजिट्स थे वो सबसे पहले ज्यादा बड़े थे, फिर ये और आ गया है थोड़े से कम डिपॉजिट्स, और आ गया है थोड़े से कम डिपॉजिट्स, और बिल्कुल पास में तो बिल्कुल कम डिपॉजिट्स थे। तो अगर मैं इनको 1 2 3 4 नाम दे दूं तो इन्होंने ना एक चीज देखी कि जो सबसे पुराने डिपॉजिट्स हैं उनकी हाइट ज्यादा है, हाइट वेरी करती जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ये डिपॉजिट्स बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? अब यहां पे कहा गया कि प्रोबेबली जो नदियां आ रही हैं पहाड़ों से, वहां से ये डिपॉजिट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं,
फिर इन्होंने एक चीज देखी है ना कि अगर आप ध्यान दो तो 1 और 1 की कैरेक्टरिस्टिक थे, इनका सेडिमेंटेशन, इनका मैग्नेटिक फील्ड, पोलैरिटी, पेलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं कि अगर इन दोनों का पोलैरिटी एक थी तो 2 और 2 की पोलैरिटी एक थी, 3 और 3 का जो सेडिमेंटेशन का टाइप है वो सेम था तो पोलैरिटी भी सेम थी, राइट। तो इन्हें रियलाइज हुआ चीजें ना आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। इसको ना आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो 2 लोग हैं, इनके बीच में अगर मैं तीसरा बंदा डालती हूं, तीसरा बंदा यहां पे आ गया पर पहले 2 तो साइड हो गए ना। इसको अब ऐसे इमेजिन करो कि अगर यहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो पहली जो जोन थी वो तो साइड हो जाएगी, फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ और जोन पीछे होगा, फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ और जोन पीछे होगा। अब इनके बीच में और बंदे डालूंगी तो बाकी बंदे तो और ज्यादा पीछे होते जाएंगे ना। यही हुआ सेडिमेंटेशन के साथ भी कि जैसे जैसे उस क्रेस्ट से वोल्केनो बाहर आया जोन्स पीछे होते रहे, राइट। अब जो जो जोन्स पीछे होते रहे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते रहे, सिमिलर दिखते रहे। तभी इन्होंने कहा कि सी का फ्लोर एक्सपैंड कर रहा है, तभी तो ये सेडिमेंट्स पीछे जाते जा रहे हैं क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ये जोन पीछे, और वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ये जोन पीछे, तो सी का फ्लोर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, राइट। प्लस इन्होंने देखा कि जब इन्होंने जो है ओशियानिक जो है क्रस्ट भी देखी, इट वाज यंगर, एज इफ वो और बनती जा रही है। तो ऐसा हो रहा है ना क्योंकि जितना मैग्मा बाहर आता जाएगा उतनी ज्यादा जो है ओशियानिक क्रस्ट यंगर है, राइट, और ज्यादा नई नई बनती जा रही है। तो ये पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। दैट मींस इन्होंने वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशियानिक रिजेस तो देखा कि जैसे जैसे आपकी प्लेट्स जो है एक्सपैंड हुई, यहां से आपका मैग्मा तो बाहर आता गया। अब जैसे जैसे आपका मैग्मा आता रहेगा आपका प्लेट जो है पीछे पीछे होता जाएगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की भी बात हुई, पेलियोमैग्नेटिज्म, कि इन दोनों की पोलैरिटी सेम थी, अगली की पोलैरिटी सेम थी, अगली की भी पोलैरिटी सेम थी, राइट। अगेन एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन, जो रॉक्स की एज देखी तो देखा ये तो बहुत नई नई बनती जा रही है। कैसे बन रही है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मिड ओशियानिक रिजेस पे मैग्मा बाहर आ रहा है। आगे आगे कैसे हो रहा है, कैसे इमेजिन करना है, कुछ इस तरह से जितने लोग डालते जाओगे आप बीच में, बिल्कुल साइड वाले और पीछे होते जाएंगे। और देखो ये सबसे पहले वाला रहा होगा और इस पे जो और सेडिमेंट्स आते रहेंगे इसकी वजह से ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो ये फॉसिल्स वाला पॉइंट है ना, याद करो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में है, राइट, कि कॉन्टिनेंट्स प्रोबेबली पहले साथ रहे होंगे, फॉसिल्स भी वही होंगे, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए फॉसिल्स भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो है आ गए, राइट। तो इसको आपको याद रखना है। एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए है विद रेफरेंस टू दिद्वाना, कुचाना, सारगोल एंड काचू, क्या है ये, राइट। जरूर मुझे आंसर बताएं। हर एक क्वेश्चन से हम कुछ कुछ सीखेंगे, सीखते रहेंगे जब तक प्रीलिम्स नहीं आता है, राइट। और जैसे मैंने कहा अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप क्रैश 20 कोड जो है यूज करें, पूरी ज्योग्राफी वहां पर जो है हम आपके लिए प्रीलिम्स तक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।